जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द पेट्रियोटिक आईएएस। और हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना द हिंदू एनालिसिस सेशन। पहला जो न्यूज हम लोग लेंगे काफ़ी लाइमलाइट में जो रह रहा है द हिंदू, पर्टिकुलरली जो राम टेम्पल है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी है। अयोध्या जो मॉस्क बनने वाला था, जैसे जो बाबरी मस्जिद पे हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद का साइट था वो राम टेम्पल बनाने के लिए अलॉट किया, और फॉर द मुस्लिम्स मॉस्क बनाने के लिए हमने अलग से जमीन अलॉट किया था। उसके बारे में वो मास्क अभी तक बनने डेवलपमेंट में नहीं था, लेकिन राम टेम्पल को की एनर्जी देख के अब वहाँ की भी जो कमिटी है वो भी काफ़ी एनर्जी में आ गए। उन लोगों का भी है कि अब हम भी जल्दी से बनवाएं, तो उसको प्लान को लेके आ गया है। अब प्लान जो आया है वो ये जो मास्क का अभी प्लान है, एज पर दैट ये सबसे इंडिया का बिगेस्ट मास्क होगा, और वर्ल्ड का इसमें सबसे बिगेस्ट कुरान भी इंस्टॉल किया जाएगा। दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे भी इंपॉर्टेंट है कि ये पहला इंडिया का मास्क है जहाँ पे 5 मीनार है। अभी तक आप 4 ही देखते होंगे कहीं पे भी, और अगर आप कहीं पे भी जाए, जो अपना ताजमहल है या हुमायूं टुम्ब है, एवरीवेयर 4 ही था, कहीं पे भी नहीं था। दिस विल बी द फर्स्ट, ये पहला है इंडिया का। जो ट्रस्ट इसको अब कंस्ट्रक्ट करवा रही है टेम्पल को, उसका नाम है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए इंडो इस्लामिक क्या है। इंडो इस्लामिक इंडिया का जो कल्चर और इस्लामिक कल्चर को मिला के अगर एक नया हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, उसको कहा गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ये जानना चाहिए। इसको क्या, एक और जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं इंडो सैनिक आर्किटेक्चर स्टाइल, सैनिक, ठीक है ना, सैनिक। ओके, तो कलर अगर विजिबल नहीं है तो कोई और कलर से लिख देता हूँ, इंडो सैनिक यहाँ पे लिखता हूँ, इंडो और सैनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, इसमें दोनों को मिक्स करेंगे। जो इस्लामिक कल्चर में है कि बिग मॉन्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, इंडियन कल्चर में और जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी चीज़ें हैं वो हम इनग्रेव करते हैं वॉल्स पे, तो इसको मिक्स करके हम जो बनाते हैं वो इंडो इस्लामिक कहा जाता है। अभी तक नहीं स्टार्ट हो रहा था, उसका रीजन ये था कि पॉसिटी ऑफ मनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिले था, इसके कारण अभी तक नहीं हुआ। ये जो मॉस्क होगा उसके अंदर हॉस्पिटल भी होगा, उसके अंदर लाइब्रेरी भी होगा, एक कम्युनिटी किचन भी है, और एक रिसोर्स सेंटर भी होगा। अभी तक जो प्लान ये है इसमें से तो हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी किचन पक्का है, ठीक है। ये इसमें वाटर एंड लाइट शो होगा। आप जब अक्षरधाम में जाते होंगे तो वाटर एंड लाइट शो देखते होंगे, जो रात के वक्त वहाँ पे प्ले होता है म्यूजिक एंड वाटर एंड लाइट का शो होता है, काफ़ी इंटरटेनिंग होता है वो। अ, अयोध्या में सरयू पे भी स्टार्ट किया गया है, जो सरयू रिवर है वहाँ पे भी ये प्ले होगा। जब उसी समय रामायण प्लेज होगा तब होगा, और जो इस मॉस्क में होगा जब अजान चलेगा तभी ये वाटर प्ले सिंक होगा उसके साथ। अजान जो प्रेयर होता है उसको अजान कहते हैं। लाइट जो, ये एक अच्छी चीज है कि लाइट जो मॉस्क में होगी वो जब सनसेट होगा तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अंधेरा होता है तो सनसेट पे होगा। और जब मॉर्निंग में लाइट्स की नीड नहीं होती है पूरे डे टाइम में, तो उस समय वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। एक अच्छी चीज यहाँ पे है कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स डिजाइन है, मीन्स देयर विल बी द जो एमिशन होगा CO2 का या किसी भी ऐसे गैस का जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, वो जो गैस होगा उसका नहीं होगा। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी इफिशिएंट लाइट एंड अदर जो इलेक्ट्रिकल वो जितने भी टूल्स हैं या अप्लायंस हैं, वो सभी कार्बन का एमिशन लेवल को देख के यूज होंगे, ठीक है ना। अ, और क्या अच्छी चीज है जो आपको जाननी है, एक चीज और भी है कि इसमें इस पैराग्राफ में है कि जो उसके एक ब्रिक को उस पे वर्स कुरान के लाइंस को लिख के उसको पहले मदीना जो अभी सऊदी अरबिया में है, होली प्लेस ऑफ द इस्लाम, वहां पे लेके जाएंगे, और इंडिया में जितने भी बड़े दरगाह हैं वहां पे उस ईंट को घुमा के फिर उस मॉस्क में रखा जाएगा। वो एक पॉइंट आपको याद रखना है।
एक चीज और याद रखिएगा, ये धानीपुर जो विलेज है जहाँ पे ये मॉस्क बन रहा है वो 25 किलोमीटर दूर है जो मेन अयोध्या सिटी है। और ये जो ट्रस्ट है जो अभी हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर में बन रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में एक चीज और याद रखिएगा कि इसका नाम जो मस्जिद अयोध्या था उसको बदल के अब प्रपोजल है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह प्रोफेट मोहम्मद के नाम से है, तो उनके नाम से बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। यहाँ पे एक डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं कि जो कल का न्यूज है रिलेटेड टू ताइवान, चाइना के लिए शॉकिंग है, क्योंकि चाइना जिस पार्टी को अपोज कर रहा है और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है उन्होंने काफी लार्ज मार्जिन से विन किया है। इनका नाम है लाई चिंगते। ये पहले 2 बार यही प्रेसिडेंट थे, फिर से इनको भी प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। और ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज आपको जानना चाहिए कि ताइवान और चाइना, मेनलैंड चाइना के बीच में जो डिस्टेंस है 180 मीटर है, और वो स्ट्रेट है, ठीक है ना। स्ट्रेट स्ट्रेट जो हमने पढ़ा है कि जो 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है और 2 लैंड बॉडी को सेपरेट करती है। कुओमिंतांग यहाँ पे ये पार्टी है, और ये जो दूसरी लीडर थी जो डिफीट इनके बाद जिनको मिला था 33%, वो केएमटी की है, कुओमिंतांग। कुओमिंतांग जो हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें आप पढ़ेंगे कि कुओमिंतांग एक पार्टी थी जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने हरा के वहाँ पे अपना रूल्स और वहाँ पे अपना कैप्चर किया था पावर। तो मेनलैंड में हार गए थे कुओमिंतांग। चियांग काई शेक के अंडर में ये लड़ रहे थे फाइट, उनका नाम मैं लिख दूंगा, याद रखिएगा आप लोग। जो ये लीडर हैं वो चियांग काई शेक, चियांग काई शेक थे इनके लीडर, जो यहाँ गए थे ताइवान में और अपना रूल किया। तब से रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ की पार्टी को जानते हैं, और ये पीपल्स रिपब्लिक चाइना मेनलैंड चाइना को। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे, कहाँ से लेंगे, जस्ट वेट 2 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल है। हाँ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। जो आर्मी का भी हम कश्मीर में डेवलपमेंट देखे थे, रजौरियन पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पहले अटैक हुआ था फ्रॉम द टेररिस्ट। 4 आर्मी की जान चली गई थी। उसके बाद आर्मी ने सिविलियन को कुछ पकड़ के ले गए थे पूछताछ करने के लिए। उसके बाद 3 को बॉडी मिली, डेड बॉडी, उन पे काफी टॉर्चर था ऐसा एलिगेशन है, कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था टॉर्चर का, और 5 लोगों को काफी इंजरी थी टॉर्चर का। तो काफी जो रिलेशन था वहाँ पे वहाँ के पीपल से, पर्टिकुलरली ये जो तोपा पीर डिस्ट्रिक्ट विलेज नाम था, वहाँ के लोग पहले मिलिटेंट्स के सपोर्ट में नहीं थे, टेररिस्ट के खुद वो अगेंस्ट में रहते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के पास थोड़ा सा उनका आर्मी के जो उनके तरफ व्यू था वो बदला है, थोड़ा सा सपोर्ट में जा रहा है मिलिटेंट्स के। तो आपको ये याद रखना चाहिए, और इसीलिए इसको ना वहाँ के सिटीजन्स का हर्ट हम जीत सकें, वहाँ के लोगों का जो दिल जीत के ही हम वहाँ के लोगों को अपने एक यूनिटी में ला सकते हैं। तो उसके लिए आर्मी ने उस विलेज को मॉडल विलेज डिक्लेयर किया है। सद्भावना स्कीम जो आर्मी चला रही है, इसके अनुसार अंडर सद्भावना स्कीम आर्मी एक विलेज को अडॉप्ट करती है, उसके एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब पे वर्क करके इम्प्रूव करते हैं। तो सद्भावना स्कीम आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। वहाँ का जो लोकल्स हैं वो बकरवाल्स हैं एंड गुज्जर्स हैं, तो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं। अभी बकरवाल एंड गुज्जर्स थोड़ा सा विरोध भी चल रहा था, आपको याद होगा हिमाचल में, ठीक है ना। ये लोग विरोध कर रहे थे एसटी लिस्ट को जो चेंज हो रहा था। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन के विद रिस्पेक्ट में अभी इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी पैक्ट जो है, सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की बात हो रही है यूएस से, और इसके होने से जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं उनको काफी बेनिफिट होगा जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एक चीज यूएस ने इंडिया के खिलाफ जो इश्यू उठाया है वो इंडियाज इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द स्पेसिफाइड आईटी हार्डवेयर।
तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशन में जो अभी चल रहा है, करंट में डेवलपमेंट है। ये अगर आप पॉइंट लिखेंगे आपका आंसर काफी अच्छा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे हैं, जो ये है केन बेतवा प्रोजेक्ट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट इंटरलिंकिंग रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं, केन और बेतवा 2 रिवर को। और इस प्रोजेक्ट में जो एक हम डैम बना रहे थे उसका नाम था लोअर ओवर डैम। इस पे क्वेश्चन किया है ये कमेटी जिसका नाम है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था वो लिया ही नहीं था जो एज पर द प्रोसीजर है। और बाद में जब इनका कंप्लीशन हो गया 82%, डैम कंप्लीट हो गया, 33% कैनाल जो बना रहे थे वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद पता चला है कि इन्होंने लिया ही नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। यहाँ पे ये देखिएगा कि 2 मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का लैक है। तो गवर्नेंस का अगर क्वेश्चन है तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा है। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो डेवलप कर रही है डैम, उस बॉडी का नाम है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में है और इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से इनको क्लियरेंस लेना था, आपस में ही इनका वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। और यहाँ पे एनजीओ जिसने ये रेज किया है ये इश्यू को, एनजीओ उसने एक और इश्यू को रेज किया है। माइनिंग कंपनीज को जो क्लियरेंस दिया जा रहा है वो उसको रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एनजीओ का जो रोल होता है, रोल इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंटल वर्क, उसमें आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये इस व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, क्योंकि आप इसका जीएस पेपर 3 में भी यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 जहां पे रोल ऑफ एनजीओ का है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इस न्यूज को लेते हैं, ये मकरा विलक्कू फेस्टिवल है सबरीमाला में। सबरीमाला कंटिन्यूसली न्यूज में है क्योंकि वहां पे अभी हमने देखा था वुमेन्स के जो राइट्स थे अलाउ नहीं किए जाते थे, कुछ एज, पर्टिकुलर एज बिटवीन द 15 टू द 50 मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो वुमेन्स पे बैन था, इसलिए ये काफी है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मकरा विलक्कू जो फेस्टिवल है वो सबरीमाला से एसोसिएटेड। सबरीमाला माला जो गॉड है अयप्पन है, ये बेसिक्स है। और अगर आप थोड़ा सा मैप में भी देखिएगा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेने वाले हैं ये रेलिवेंट नहीं है, रिलीजियस है, हमारे यूज का नहीं है उतना। ये है, यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे अपने जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ईरान के विजिट पे है। और एक अच्छा जो डेवलपमेंट आया है इंडिया ईरान के रिलेशन में, ईरान रिसेंटली इंक्लूडेड इंडिया अमंग द कंट्रीज हुज सिटीजन विल नॉट रिक्वायर वीजा टू ट्रेवल टू द कंट्री। तो वीजा फ्री है, आपके पास पैसे हैं और पासपोर्ट है तो आप ईरान घूम के आइए, क्योंकि वीजा फ्री है, आपको वीजा के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है। इट इज गुड। ये आप इंडिया और ईरान के रिलेशन या वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट में लिख सकते हैं कि हमारा रिलेशन कैसे है। एक चीज और है, जब भी ईरान की बात आती है आप चबहार पोर्ट को ध्यान में रखिएगा। जो हमारा डेवलपमेंट है लिंकिंग विद सेंट्रल एशिया, तो चबहार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कभी ना कभी न्यूज में आएगा, हम तब उसको लोकेट भी करेंगे मैप पे। आज से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एक अच्छा अभी डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट में ये भी देखा गया है कि अभी जब यूके एंड यूएस अभी रेड सी में जो अटैक हो रहा था, हौती मिलिशिया ग्रुप अटैक कर रही थी शिप जो इजराइल से था या यूएस से था या वेस्टर्न कंट्री से था, और उन पे अटैक कर रही थी हौती मिलिशिया, उनको सपोर्ट ईरान से है। तो उस कंडीशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने कोई अपना कमेंट नहीं दिया है, और इंडिया ना ही उस ग्रुप को ज्वाइन किया जो यूएस एंड यूके की मिलिट्री मिलके अटैक कर रही है यूए इन पे। तो इंडिया ने उसे ज्वाइन नहीं किया। इंडिया अपना प्रोटेक्शन, अपनी शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना 10 शिप लगा के रखा है सिक्योरिटी के लिए। तो हम अपना खुद का अरेबियन सी में खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, HPV वैक्सीनेशन से लेके है। यहाँ पे अभी र्यूमर था इस HPV वैक्सीनेशन ह्यूमन एपिलोमा वायरस से रिलेटेड है। अभी र्यूमर ये था कि गवर्नमेंट ने इसको
वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी में अभी कल गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि अभी गवर्नमेंट सिर्फ सोच रही है स्टार्ट करने के लिए, अभी इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। रूमर ये था कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट चला रही है उसके अंडर में कर रहे हैं। आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या है। 12 डिजीज के वैक्सीन को हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको ऑन ऑल इंडिया लेवल पे एज वेल एज कुछ स्टेट स्पेसिफिक भी है। 9 डिजीज जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे हम इसका वैक्सीन दे रहे हैं। 9 डिजीज आपको देखना चाहिए, डिप्थेरिया है, परट्यूसिस है, टेटनस है, पोलियो है, मिसल्स है, रुबेला है, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, सीवियर फॉर्म ऑफ द चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी का भी हम दे रहे हैं, मैग्नीट मैग्नीट मेनिंगिटिस मेनिंगिटिस को का भी दे रहे हैं, और न्यूमोनिया कॉज बाय द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसको HIV भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका हम ऑल इंडिया लेवल पे दे रहे हैं जो 9 डिजीज है। 3 डिजीज है, 3 में से 2 जो डिजीज है, रोटा वायरस डायरिया एंड न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, इसको हम स्टेट लेवल पे दे रहे हैं, स्पेसिफिक स्टेट को स्टेट टारगेट हो रही है। और ये जो जापानीज इंसेफेलिटीज है इसको हम डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। जो जो डिस्ट्रिक्ट इस पर्टिकुलरली, जैसे कि ईस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे आई बिलोंग फ्रॉम द गोरखपुर, तो गोरखपुर में भी इसका काफ़ी रहता है, न्यूज़ में रहता है कि जापानीज इंसेफेलिटिस काफ़ी वहाँ पे प्रिवलेंट रहता है। और 2 साल पहले हमने देखा था एक हॉस्पिटल में 60 बच्चों का डेथ हो गया था ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, उनको ये जापानीज इंसेफेलिटिस का ही डिजीज था। तो यू शुड रिमेम्बर एडमिन जो हम देने वाले हैं फ्यूचर प्लान है, वो प्लान उस पे क्या है कि जो अभी गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन को नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने गाइडलाइन दिया है कि इसको एडोलेसेंट गर्ल में दिया जाएगा जिनका एज इज बिटवीन 9 to 15 ईयर्स के बीच में है। यहाँ पे ये मेंशन है कि इसका जो रिपोर्ट है अभी जो हम वैक्सीन का ट्रायल करते हैं, कभी अगर वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आया कि उसका इशू क्या है, तो ट्रायल का इंडिया में इशू रहता है। और इस पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है कि इरेगुलरिटी इन टू द कंडक्ट ऑफ द स्टडीज यूजिंग द HPV वैक्सीन, जो पाथ ने किया था। पाथ एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उसमें कुछ रिपोर्टेड डेथ थे खामम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको केयरफुल रहिएगा कि ट्रायल में जो हमारा डेथ होता है उसको हम कम कर सकते हैं। ये जो HPV वैक्सीन है वो सर्विकल कैंसर से एसोसिएटेड है, और भी तरीके के कैंसर हो सकते हैं इससे, जैसे कि कैंसर ऑफ द वुल्वा, वैजिना, पेनिस एंड एनस। और इसके जो इट कैन आल्सो कॉज द कैंसर इन द बैक ऑफ द थ्रोट दैट इंक्लूड द टंग एंड द टॉन्सिल। और अगर आपको ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर इसके वायरस आते हैं तो इमीडिएटली कैंसर नहीं होता है, उसको डेवलप होने में कई साल, कभी कभी तो 10 साल लग जाते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। इसका इफेक्टिवनेस क्या है, इंडिया में क्या स्टेटस है सर्विकल कैंसर का? ग्लोबल लेवल पे ये 4th कॉमन कैंसर है इन द वुमेन, इंडिया में ये 2nd पे है। और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन है वो ग्लोबल लेवल पे 2nd है, मतलब 2nd बर्डन हम दे रहे हैं। 2nd है कि 1st है, मुझे लग रहा है 1st है, लार्जेस्ट है। 1st नंबर पे सबसे ज्यादा जो हमारा प्रोपोर्शनल है वो हम है, ठीक है ना। अभी जो वैक्सीनेशन कैसे दिया जाएगा उसका प्लान है कि स्कूल के बच्चों को, क्योंकि 9 से लेकर 14 साल के बच्चों को है, तो एक तो स्कूल टारगेट किया जाएगा। अगर जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनके लिए हम कम्युनिटी आउटरीच करेंगे, घर घर जाके, या जो भी कम्युनिटी ग्राम पंचायत लेवल पे करेंगे। और मोबाइल टीम भी रहेगी, वो घर घर जाके भी इस चीज को कोशिश करेगी कि पूछ के करें। इसका इफेक्टिवनेस क्या है? अभी जो वैक्सीनेशन के बाद 90% चांस है कि नहीं होगा, प्रिवेंट कर देगा। और जो इंडिया में ट्रायल हुए हैं उसमें इसने इफेक्ट भी दिखाया, 81% जिनको जिनको वैक्सीन दिया गया वहां पे इसको रोक दिया गया था। अभी तक 2006 में ही इसको रिकमेंड कर दिया था एज ए वैक्सीन,
अभी तक 125 कंट्री में इसको वैक्सीन के रूप में एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। एक दूसरा न्यूज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नया डेवलपमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे ये आपको जानना काफी जरूरी है कि जो गैप था पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग काफी एडवांस लेवल पे देखते हैं कि वहाँ पे अच्छे घर थे, कॉन्क्रीट घर थे, रोड्स कॉन्क्रीट थी, ड्रेनेज था, घर जो अभी हम लोग रहते हैं उस तरीके के घर थे, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी तक के घर मिले हैं, ठीक है। और उनमें प्रॉपर गेस्ट रूम था, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अभी जो होता है उस लेवल का था। उसके बाद लेकिन हम लोग देखते थे कि बीच में 1000 साल का गैप था, उसमें काफी नीचे चले गए थे कि ये कॉन्क्रीट हाउस नहीं था। उसके बाद जो थाच के घर होते हैं ना, थाच जो ग्रास एंड इनके होते हैं बैम्बू के, वो घर आ गए थे 1000 सालों तक। वो कंक्रीट नहीं, जब तक कि जनपद पीरियड नहीं है। जनपद पीरियड की मींस अंटिल द ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले तक डेवलपमेंट लो पे था। तो उसको डार्क एज कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि डार्क एज द पीरियड बिटवीन द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ आयरन एज। आयरन एज सच एज द गांधार, कोसला, अवंती ऑफन डिपिक्टेड इन द डार्क एज। तो ऐसा था, तो अब ये मिथ चला गया क्योंकि ये तो डार्क एज के बीच में आ गया ना, क्योंकि घरे और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था। क्योंकि अभी जो ये बिल्डिंगें मिल रही हैं वो 800 बीसी का है, और हम मान रहे थे कि 1500 बीसी के में इंडस वैली लास्ट में था, उसके बाद डिक्लाइन पे चला गया, उसके बाद सब कुछ जो एडवांसमेंट था वो गायब हो गया। लेकिन गायब नहीं है, इंडस वैली के ही लेवल पे घर मिल रहे हैं जो 800 बीसी का इनका डेटिंग हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कंटिन्यूटी में था, ओके, वो हमें मिल नहीं रहा है। इंडस वैली की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि उसके लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इंडस वैली का, इंडस वैली का ये सब लोकेशन है जहाँ पे सिविलाइजेशन मिला है। सबसे जो नीचे साउथ में जो सबसे ज्यादा साउदर्न मोस्ट पे पाया गया है वो भगत राव प्लेस का नाम है। भगत राव को माना जाता है, लेकिन अभी एक दियामाबाद महाराष्ट्र में भी प्लेस है, उसको भी माना जा रहा है कि वो इंडस वैली से। अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक भगत राव है। अगर आपके ऑप्शन में भगत राव एंड दियामाबाद दोनों हो तो आप दियामाबाद को ऑप्ट कीजिएगा। जो वेस्टर्न मोस्ट है सुदका जेंडोर है, ये पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है ना, पाकिस्तान एंड ईरान के बॉर्डर पे है पाकिस्तान में ही। जो नॉर्दर्न मोस्ट हम देख रहे हैं वो मांडा है, तो इसको भी याद रखिएगा। जो ये क्या हो गया, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर है मेरठ में। तो ये प्लेस अभी तक है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिविटी जो वहाँ पे मिला है, इंपॉर्टेंट कुछ आपको याद रखना है। ये इंडिया जो बाढ़नगर में बनवाने जा रही है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिजिटल म्यूजियम, इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिजिटल म्यूजियम है, वो वाडनगर में हम बनाने जा रहे हैं। वाडनगर की एक और अच्छी चीज़ है, ये मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट जो मिलते हैं वहाँ पे। मल्टी रिलीजियस में बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, हिंदूज भी है, इस्लामिक भी है। और कंटिन्यूटी यहाँ पे 7 कल्चरल स्टेज कंटिन्यूअसली मिले हैं। और उनका यहाँ पे है कि मॉडर्न से स्टार्ट हुआ, फिर इंडो ग्रीक, फिर इंडो सीरियन, फिर और द साका छत्र। आप एंशियंट हिस्ट्री में ये सब किंगडम आप पढ़ेंगे, अभी मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। डिसेंडेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ द एंशियंट Achaemenid empires, हिंदू सोलंकीज सल्तनत, मुगल जो इस्लामिक पीरियड था, गैकवाड, मराठा एंड ब्रिटिश कॉलोनी रूल, और अभी भी कंटिन्यूटी है, ठीक है। जो ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहीं पे डिस्कवर किया गया है, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जैसे पॉटरीज है, पॉटरीज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये सब मिले हैं। इसको भी ध्यान रखिए, काफी पॉइंट्स जो आप याद रखने के लिए यहाँ पे है। वी ऑल्सो फाउंड द क्वाइन मॉल्स ऑफ द ग्रीक किंग अपोलोडेटस ड्यूरिंग द इंडो ग्रीक रूल इन द वातनगर, तो उसका भी मोल्ड क्वाइन मिला है।
लास्ट में कुछ चीजें आप याद रखिए कि जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन अभी तक माना जाता था कि आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड में है। अशोकन इंस्क्रिप्शन खासकर सुदर्शन लेक का जो है वो आप बाद में भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में ये था कि सुदर्शन लेक को किसने बनाया, किसने रिपेयर कराया, बाद का भी है। और बाद में इसको रुद्र दमन ने रिपेयर कराया है, उन्होंने भी लिखा है। गुप्ता पीरियड में भी इसका जिक्र है, तो वो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। Vadnagar, the oldest living city within a single fortification unearthed so far in India। अभी इसका ये पोजीशन है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सेटलमेंट कुड बी ओल्ड 1400 BC कंटेम्पोरेरी, और वो समय लेट फेज ऑफ द हड़प्पन पीरियड था, तो जो इंडिया का कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी होगा वो 5500 5500 ईयर्स का हो जाएगा। वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है, ऑलरेडी अभी रिकॉर्ड है ये। नेक्स्ट न्यूज जो इम्पोर्टेंट है हमें, सैड न्यूज है कि प्रभा आत्रे पास अवे। कल का न्यूज है, कल सी पास अवे। वो बिलोंग करते हैं किराना घराना ऑफ म्यूजिक से। तो हमने देखा है कि म्यूजिक के डिफरेंट फॉर्म को घराना कहते हैं। किराना घराना इज वन ऑफ देम। और हम जब म्यूजिक पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट घराना जब पढ़ेंगे, विल टेक ऑल दिस घराना कि क्या इनके होते हैं, इनका रिदम कहा जाता है, इनका वोकल नोट किस लेयर पे रहता है। ऑल दिस वी विल स्टडी, ठीक है ना। घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ये सारे घराना हैं। और ये किससे एसोसिएटेड? ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, गजल एंड भजन। ऑल दिस एरिया से इनका एसोसिएशन रहा है, म्यूजिकल फॉर्म है ये पद्म विभूषण अवार्ड जो सबसे हाईएस्ट, सेकंड टॉप हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर द ये जो हमारा क्या कहते हैं, भारत रत्न होता है, उसके बाद का ये अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड ये है। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ये जो ट्राइबल है एट द बोरमार जोंग विलेज ऑफ द असम और कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये ट्राइबल एरिया के लिए इसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। यहाँ पे अभी भी हम जो देखते हैं एक कल्चर कि अभी भी बार्टर सिस्टम यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे पैसे दे के चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ, खाना खिला दूंगा, आप मेरे लिए मेरे खेत में काम कर दीजिए। ऐसे पैसे नहीं होता, जैसे हम पैसे 200 दे देते हैं ना, 300 400 ये कीजिए। वहाँ पे पैसा नहीं, वहाँ पे आप मेरे लिए पहिया बना लीजिए मेरी गाड़ी का, ठीक है, और मैं आपके लिए कुछ बर्तन बना दूंगा। कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, एक दूसरे को काम को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है। मनी अभी भी बहुत कम है, और इसका इन्होंने फायदा भी हुआ जब कोविड में इसका फायदा हो रहा था इन लोगों को। और यस, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव इंडिविजुअल ऑफ ए स्ट्रांगली डेवलप फीचर ऑफ देयर इकोनॉमी। तो जस्ट फॉर सेक इसमें दिखाया गया है कि कैसे दे आर डूइंग टू हेल्प ईच अदर। मिफूज राइस बैग, मिफूज राइस बैग ये वाला बैग है। इस तरीके के बैग को जो ये लोग बैम्बू और डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रास से इसको बनाते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ, मेक स्ट्रॉ बंडल। आइस पैकिंग भी इसी से होता है, जो राइस पैकिंग होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग देखेंगे वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से है। और ये सारे न्यूज काफी ज्यादा पब्लिक डोमेन में है। ये है जो हम अभी बार बार देख रहे हैं, एविएशन सेफ्टी की बात हो रही है, और कंटिन्यूसली हमने फेल्योर देखा है और कोलिजन देखा है। अभी जापान में दो उनका प्लेन कोलाइड किया था 2 जनवरी को। एक प्लेन में तो पैसेंजर को सेफ इवैक्यूएट कर लिए थे, लेकिन एक जो छोटा था कोस्ट गार्ड वाला प्लेन, उसमें 5 लोगों में से 4 लोगों का डेथ हो गया था। तो दिस वॉज वेरी रेयर, नहीं 6 में से 5 का डेथ हुआ था। तो उसी के बेसिस पे है कि ये बोइंग 737 मैक्स 9 का जो मॉडल है, ये काफ़ी क्वेश्चन में है, इसमें काफ़ी फॉल्ट पाया गया। एक तो ये हो गया जापान का इवेंट।
2 दिन बाद हमने देखा कि एक यूएस में प्लेन जा रही थी, उसका जो विंडो होता है, साइड विंडो, वो ब्लो हो गया और उसके कारण काफी प्रेशराइज सिस्टम हो गया था, क्रैश करने से प्लेन बच गई। मोबाइल लोगों का उसके साथ ही उड़ गया उस विंडो से। काफी कुछ कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन कैसे कैसे कैजुअलिटी बचा लिया गया, इसको देख के जो इंडिया का डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो रेगुलेट करता है इंडिया में और सिविल एविएशन को, जो प्लेन ऑपरेटर्स हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, सबका इनके द्वारा ही रेगुलेशन एंड मॉडरेशन होता है। उन्होंने कहा कि जितने भी ये बोइंग 737 मैक्स 9 के और इस कैटेगरी के प्लेन है, मॉडल है, उनको रोक के इंस्पेक्शन किया जाए। तो इंस्पेक्शन में कुछ फॉल्ट मिले इंडिया में भी, जैसे एक में वॉशर मिसिंग था मेंटेनेंस इंस्पेक्शन में। तो आगे इस पे पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे सेफ्टी इंश्योर किया जाता है। तो पहली जो सेफ्टी इंश्योर करने का होता है कि क्रू इमरजेंसी ट्रेनिंग होती है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन ट्रेनिंग। इसमें जो क्रू होते हैं, जैसे जापान वाले में हमने देखा, उन्होंने 90 सेकंड में इवैक्यूएट कर दिया जो लार्ज प्लेन था, जो एयर बस था वहां पे। तो ये एक सेफ्टी मेजर होता है। उसका जो मटेरियल होता है वो हम कंपोजिट मटेरियल यूज करते हैं, जिससे कि वो एक तो उसका जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो हाई हो जाता है। स्ट्रेंथ एंड लो वेट, वेट भी जब आप हवा में फ्लो करेंगे तो वेट हल्का होना चाहिए। ये जो कंपोजिट मटेरियल है वो किससे बना होता है, ये याद रखिएगा, कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो प्लास्टिक देख के आपको अगर ऑप्शन में रहेगा आप कट कर सकते हैं, लेकिन यही होगा जो कंपोजिट मटेरियल है। आपको अगर ये प्लेटिनम या कुछ ऐसा होगा तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वो एक तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको लगेगा कि यही है। लेकिन रियलिटी है कि प्लास्टिक हम यूज करते हैं, और इनके कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपोजिट मटेरियल, इनका बिहेवियर जो है, जो हम दूसरे मटेरियल है उनसे काफ़ी बेटर है। और प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल्स वर सोन टू विदस्टैंड फायर। अगर आग लगती है तो ये ज़्यादा उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। एक चीज और था कि जो फ्यूम बनता है, टॉक्सिक फ्यूम जलने पे, वो भी इसमें कम है। कहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, टॉक्सिक फ्यूम काफी कम है, तो इसको यूज करने का एक पर्पज ये भी है। ठीक है, यहाँ इंटीरियर डिडंट जनरेट द पॉइजनस फ्यूम। तो यू शुड, आपको ये ध्यान में रखना है, कंपोजिट मटेरियल और कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का यूज होके बनता है। व्हाट आर द की सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स। तो ये 5-6 पॉइंट है, दैट्स आर द की सेफ्टी इंप्रूवमेंट। इम्प्रूव्ड फ्लेमेबिलिटी ऑफ द सीट कुशन एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी। जो और चीजें हैं, जैसे कि फ्लोर प्रॉक्सिमिटी इमरजेंसी के पाथ बनाए होते हैं। जो आप कभी एयर ट्रेवल कीजिएगा तो वहाँ पे जो फ्लोर पे होता है वहाँ पे साइन प्रॉपर तरीके से होता है, पहले गाइडलाइन भी दिया जाता है आपको, आके एयर होस्टेस वो देते हैं आपको कि इन इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्या क्या करना है, तो उसमें नीचे साइन होता है। लेबोरेटरी स्मोक डिटेक्टर्स एंड लेबोरेटरी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज है। ये काफ़ी इफेक्टिव है। कार्गो कंपार्टमेंट लाइनर्स का यूज करते हैं, लाइनर्स। एंड इम्प्रूव्ड इंटीरियर मटेरियल स्पेशली फॉर द लार्ज सरफेस एरिया पैनल टू इंश्योर रिड्यूस हीट रिलीज। तो हीट रिलीज का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से इवेलुएट करके करते हैं कि जो हीट रिलीज है वो उसको मॉडरेट किया जा सके, कि एक्सेसिव हीट रिलीज में ना जाए और फायर कैच ना करे। ये रेगुलेटरी लेवल पे सर्टिफिकेशन है, काफ़ी डिफिकल्ट है और टफेस्ट है, इन्होंने बताया है। इट इज अप टू द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर टू डेमोन्स्ट्रेट। ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को ही प्रूव करना होता है कि उनका जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है वो हाईएस्ट है। अब ये नहीं कि जो एयरलाइंस उसको ऑपरेट करेंगे वो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही आपका मार्केट में ही नहीं जाने देंगे जब तक कि आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे विद द सेफ्टी। A 90-second rule applies to the all aircraft. 90 सेकंड में ये है कि we train this crew in a such a manner that in a case of emergency 90 सेकंड में सारे पैसेंजर को हम बाहर evacuate कर सकें।
लास्ट में कंक्लूड किया है कि कितना भी एयरक्राफ्ट 100% प्रूफ तो नहीं दे सकते, इसके लिए बहुत से फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर के दम पे हम नहीं कह सकते कि 100% प्रूफ है। आपको क्रू ट्रेनिंग से लेके मटेरियल यूज, रेगुलेटरी नॉर्म्स जो फॉलो करते हैं, सब चीज अगर एक साथ इम्प्लीमेंट करें और उसको वो क्या करते हैं कि सुपरवाइज करें अच्छे से, तो सर्वाइवल का रेट काफी हाई होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, फिर से हम आते हैं साउथ अफ्रीका। अगेन द इजराइल हमास वहां से रिलेटेड है, लेकिन इसका नया डायमेंशन है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस इश्यू को लेके गए हैं और इजराइल के ऊपर उन्होंने केस किया है कि दिस उनका जो बिहेवियर है दैट इज लाइक द जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स कत्लेआम, मास किलिंग, दिस इज द जेनोसाइड। तो आप किसी कोर्ट में जाते हैं तो लॉ को लेके जाते हैं कि आप इस लॉ को वायलेट करें। तो जो लॉ उन्होंने उठाया कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जेनोसाइड। ओके, जेनोसाइड कन्वेंशन इसको कहते हैं, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। व्हाट गिव्स आईसीजे जुरिडिक्शन। तो थोड़ा सा हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानते हैं। पहली चीज कि ये यूएन का एक ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है जो जुडिशियल विंग्स को देखता है, ठीक है। दूसरी चीज इसकी है कि इसके जो डिसीजन होते हैं बाइंडिंग होते हैं। इम्प्लीमेंट कितना होता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहें कि बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग है इसका जो डिसीजन है। नीचे एक और इस पे आर्टिकल है, वो ज्यादा क्लियरिटी से बताया हुआ है कि दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है। नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं वो 15 है, यहाँ पे मेंशन है। लेट मी शो यू, ठीक है। अभी जो यहाँ पे है इंटरनेशनल, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1945 आफ्टर द चार्टर ऑफ द यूएन। एंड इसके जो दो जुरिडिक्शन है, एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड जुरिडिक्शन इन द कंटेंशस केसेस। जहाँ पे दो लोग लड़ते हैं वो जाए तो कंटेंशस केस होगा, और जो एडवाइजरी ये होगा कि मैं लॉ पढ़ूं, कोई स्टेट लॉ पढ़े और उसको समझ में नहीं आए और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए कि समझा दीजिए, तो वहां पे ओपिनियन देता है। इसका मतलब ये हुआ। इसका फायदा ये है कि पहले ही समझ में आ जाएगा तो वो उसको वायलेट ही नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया बांग्लादेश को नहीं पता है कि उनका सी में कहाँ तक वो अपने मिलिट्री को रख सकते हैं। अब वो जाके पूछें तो पहले ही उनको पता चल जाएगा, तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट। अगर पहले रख दिया और तब जाते हैं तो वो एक फाइट स्टार्ट हो गया रहेगा। तो ओपिनियन पहले ही ले ले तो एडवाइजरी जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो जस्ट एडवाइजरी होता है, ठीक है। जब लड़ेंगे, जब वर्डिक्ट आएगा तो वो फाइनल होगा। एक चीज यहाँ पे है कि जो आईसीजी है वो उसका स्टेट ही जा सकता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टेट, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एज ए स्टेट मैं जाऊं या कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अंबानी जी जाए या कोई बड़ी कंपनी जाए, खुद को ऑर्गेनाइजेशन जाए, दैट डजंट मैटर, ओनली इट्स कंसीडर टू द स्टेट। स्टेट को ही उसको कंसीडर किया जाता है, उनके केस को स्टेट बेसिस पे केस कंसीडर होते हैं। नंबर ऑफ जजेस जो है 15 है, 15 जज को इलेक्ट होते हैं 9 इयर्स के लिए। इलेक्शन होता है जज का, देखिएगा ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होता इलेक्शन, और यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिस पे होता है। एक चीज और, एडहॉक जज का भी यहाँ पे प्रोविजन है और उनको स्पेशल नॉलेज के लिए बुलाया जाता है किसी किसी को, कि किसी पे अगर नॉर्मल ऐसे जज को नहीं पता है तो स्पेशल नॉलेज के साथ बुलाया जाता है। जनरली इनके जज जो होते हैं इंडिपेंडेंट होके ही डिसीजन लेते हैं, लेकिन मेनी ए टाइम्स उनका बायसनेस भी देखा गया है स्टेट के साथ। चाइना और रसा के किसी केस में देखा गया है। अभी इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया के जो अभी जस्टिस दलवीर भंडारी हैं, जस्टिस, वो उन्होंने अभी काफी अपना न्यूट्रलिटी दिखाया। इंडिया एब्सटेन कर रही थी ऑन द रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है या हमास पे, लेकिन इन्होंने रशिया के अगेंस्ट में जाके एकदम ट्रूथ, सच के लिए इन्होंने वोटिंग कर दिया था। यहाँ पे कोर्ट डिसीजन लीगली बाइंडिंग है। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है इसका यूएनएससी,
और उसके होता है कि कंप्लायंस इज ऑफन एट द मर्सी ऑफ द सुपर पावर्स। अगर सुपर पावर्स ने को अच्छा नहीं लगा, जैसे अब हमास का केस है, यहाँ पे इजराइल का केस है, यूएस अगर सपोर्ट कर दिया तो वीटो हो जाएगा और वट एवर द जजमेंट विल कम, तो इम्प्लीमेंटेशन काफी मुश्किल होगा करना। कुछ चैलेंज यहाँ पे है कि कभी कभी जो सुपर पावर है या नेशन है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कोऑपरेट नहीं करते हैं। यहाँ पे कई केस का है, उसका एग्जाम्पल है निकारागुए वर्सेस यूएस का केस था। वहाँ पे यूएस कोऑपरेट नहीं कर रहा था क्योंकि उनके अगेंस्ट में थोड़ा जा रहा था। लेकिन हाउएवर देयर हैज बीन सम, इसका कुछ फायदे भी हैं, काफी जगहों पे इफेक्टिव भी रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट में दिया है कि इसका जो ट्रायल का ड्यूरेशन है, जो जजमेंट आने में काफी लंबा टाइम लग जाता है। जैसे एक केस दिया है कि गाम्बिया एंड म्यांमार का रोहिंग्या रिफ्यूजी को लेकर ट्रायल अभी भी चल रहा था, 2019 में ये हुआ था। वैसे और भी एग्जांपल है, इनका क्रोएशिया एंड सर्बिया एंड बोस्निया का एक केस था, इसको भी लेके। ठीक है, तो ये आप लोकेट कर लीजिएगा, क्रोएशिया को, सर्बिया को, बोस्निया को, इन द यूरोप, ईस्टर्न यूरोप की ये कंट्री है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाउएवर द रेलेवेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है, कुछ केस में हम देखें कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, लेकिन बहुत से खासकर जब स्टेट वार होता है, सुपर पावर इन्वॉल्व होता है, उनका स्टेक होता है, तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर स्टेट वार इनसे परे जाके देखें, जैसे कि एक केस है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इन्वायरमेंटल वायलेशन में यहाँ पे इम्पैक्टफुल रहा है। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अभी रिसेंट केस 2022 का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड युगांडा के बीच का केस था। कोर्ट ने युगांडा पे इम्पोज किया पेनल्टी, और युगांडा अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, तो वहां पे इम्प्लीमेंट कराया है। ठीक है, एडवाइजरी रोल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले ही सोल्यूशन दे देते हैं तो बच जाता है। कई केस है, एक फलस्तीन और इजराइल को ही लेकर केस है कि लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो फलस्तीन की टेरिटरी में इजराइल वॉल बनाने जा रहा था, उस पे आईसीजे ने पहले ही बोल दिया ओपिनियन कि नहीं बना सकते, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। एक यहाँ पे इन्होंने दिया है कि थोड़ा सा इशू ये भी आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूएन की बॉडी है, लेकिन और भी जुडिशियल बॉडी है ग्लोबल लेवल पे। जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का भी ये जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो जजमेंट देखती है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। इनके होने से होता है कि अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं अगर कोई कंट्री है, बांग्लादेश या कोई भी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, उसने कुछ और वर्डिक्ट दिया, उसने लेट्स टेक द एग्जांपल कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में जा रहा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बांग्लादेश के फेवर में दे दिया, फिर वो उठ के इनमें से किसी एक में जाते हैं और वो चाइना के फेवर में दे दिया, तो यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जजमेंट का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लास्ट में ये कहते हैं कि क्या रेलिवेंस है, कैसे इसको डिस्पाइट, जैसे डिप्लोमेसी जब भी फेल होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ ही वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वही एक रिस्क करने के लिए आता है। और इन्होंने सजेस्ट किया है कि सबसे अच्छा डायरेक्शन ये होगा कि हम जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, तो ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड के लिए इट विल बी बेटर। दैट्स ऑल, इतना आपको जानना है इसमें। और नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं, हाँ लास्ट में एक ये ले लेते हैं, एक स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये भी न्यूज़ में है, और इसका है डीजी यात्रा इसका नाम है, और इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डीजी यात्रा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और इसको इम्प्लीमेंट जो प्राइवेट बॉडी है, जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट 5 है वो कर रहे हैं। मेन इशू आ रहा है कि ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे फेशियल कॉन्फ़िगरेशन और जो अदर्स डेटा है वो सेव हो जा रहा है, और उसका ये है कि अगर आप पहले से ही मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब मेरी फ्लाइट है, तो कहीं ना कहीं माय प्राइवेसी विल बी वायलेटेड।
इसमें मिसयूज हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट इन द पावर है, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर का सब कुछ ट्रैक कर रही है, तो कहीं ना कहीं दे कैन मिसयूज इट, फॉर इवन फॉर द नॉर्मल पर्सन दे कैन मिसयूज इट। तो ये फेशियल बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, उससे ये होगा कि जब अगली बार मैं अपना डाउनलोड करूंगा अपना टिकट, तो उनके पास पहले ही इंफॉर्मेशन चला जाएगा। और कई जगहों पे वो बिना कंसेंट के ही कर रहे हैं, आगे का यही है। यहाँ पे ये बताया कि कौन कौन इसको डीजी यात्रा को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। डीजी यात्रा फाउंडेशन एक बनाया गया है, कंसोर्टियम है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एंड 5 प्राइवेट एयरपोर्ट्स इनमें इंक्लूड है। इसका फायदा ये है कि पैसेंजर जब वहां पे हम जाते हैं तो हमें गेट पे चेक करना होता है, सिक्योरिटी चेक करवाना होता है, फिर जाके हम बोर्डिंग चेक करवाते हैं बोर्डिंग के पहले। तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है कि वो देखते हैं फिर उसको स्कैन करते हैं। अब आपको स्कैन करने का नहीं है इतना, आपका फेशियल रिकॉग्नाइज करेगा, वो ऐसे अलाउ कर देगा, तो कुछ टाइम बचेगा। तो वहाँ कंजेशन जो है, रश होता है, वो उस पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये फायदे हैं। पर जो प्राइवेसी का इशू है वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये भी काफी कंट्रोवर्सी में है, तो थोड़ा सा वायलेशन इसका भी हम देख रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। तो ये इतना कुछ है। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है और हमने सारे रेलिवेंट एरिया आज का जो न्यूज़ में था हमने कवर किया है। और यहाँ पे मैं अपना ये अपने जो सेशन है उसको विराम दूंगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो डेली अपलोड किया जाएगा, 5 क्वेश्चन इन द मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, एंड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होगा ऑलवेज ऑन द 6 o'clock, ताकि आप एक यूपीएससी का जो लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन हम देने की कोशिश करेंगे। एक और सजेशन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो आप रूटीन वर्क करते हैं तब आप क्या कीजिए, जैसे कि आप दोपहर का लंच कर रहे हो या शाम का डिनर कर रहे हो या आप ब्रश कर रहे हो सुबह उठ के, तो ऐसे आपका टाइम बचेगा, बाकी टाइम में यू कैन स्टडी। वहीं पे आपको यहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बैठ के देखिए, और साथ साथ आप न्यूज़पेपर डाउनलोड करके उसको उसके साथ देख लीजिए, तो ये सबसे इफेक्टिव हो सकता है। और यस, हियर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे अपने सेशन को। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ नए टॉपिक पे।